वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो जो स्लेवरी था या जो दास प्रथा था वो किस तरीके से अबॉलिश होता है, किस तरीके से वो ख़त्म होता है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन लेबरर्स पे पड़ता है जो फिर बाहर के देशों में जाते हैं काम करने के लिए, और इंडियन ही लोग क्यों बाहर जाते हैं इतना, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो एक चीज़ आप समझिए कि जो ज़्यादातर यूरोप के लोग थे जो भारत पे कब्ज़ा करने आए थे, चाहे वो डच हों या फ्रेंच हों या ब्रिटेन के लोग हों, ये ज़्यादातर लोग एक तरीके के कोल्ड कंट्री में रहते थे, एक प्रकार का जहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। और इन लोगों को आदत किस चीज़ की पड़ चुकी थी? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की चीज़ें खाने की, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे कि हमारी हैं, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो मैं, अगर आपको ट्रॉपिकल नहीं पता, स्कूल में तो पढ़ा होगा पर पता नहीं आपको याद होगा, तो यूजुअली ये यूजुअली नहीं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ ये हैं। तो देख सकते हैं इंडिया है यहाँ पे, फिलीपींस वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, इधर साउथ एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट। मिडिल ईस्ट के क्या मतलब, साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका का पार्ट जो हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आधा मान लीजिए, आधा से ज़्यादा ही। तो ये सब पार्ट इसमें आते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाता है, ये रहा ये वाला पार्ट। उसके बाद आप जिस तरीके से देखते हैं सेंट्रल अमेरिका का ये वाला पार्ट आ जाता है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो मेरे माउस का जो कर्सर है ना, वो कहाँ जा रहा है उसको नोटिस करिए। ये ज़्यादातर जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे या ब्रिटेन के लोग आए थे, वो इस रीज़न से आए थे, ठीक है, जो कि एक ठंडा देशों का एरिया है, ठीक है, ठंडी देश यहाँ पे है या जहाँ का वेदर ठंडा होता है। तो इन लोगों को आदत पड़ गई थी ट्रॉपिकल चीज़ों की। एक एग्जांपल लेते हैं हम शुगर का। तो ब्रिटेन में जो शुगर का डिमांड था वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा था, चीनी का। और आपको पता होगा जो चीनी हम प्राप्त करते हैं वो शुगर कैन से प्राप्त करते हैं ना, गन्ने से प्राप्त करते हैं। अब जब चीनी की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है ब्रिटेन में, जो एक ठंडा कंट्री है, जो खुद गन्ना नहीं उगा सकता, तो वो क्या करेगा? ऐसे कंट्रीज़ पे कब्जा करने की कोशिश करेगा जहाँ पे वो ईजिली उगा सके। यहाँ पे एक डेटा दिया गया कि 1820 में ब्रिटेन में जो कंजप्शन था पर कैपिटा, शुगर कंजप्शन था, वो 16.8 पॉन्ड्स पर एनम था। मतलब इतना एक साल में लोग खर्च कर दे रहे थे। 34.8 जो है, मतलब 34.8 हो जाता है 80-60s में, और 61.8 पॉइंट्स बढ़ जाता है 80-80s में। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड जो शुगर की, एक ट्रॉपिकल प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड हद से ज़्यादा यूरोप के कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह में बढ़ने लगी है। तो ये होता कैसे है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ब्रिटेन ये समझ जाता है, ये जो भी ये यहाँ की कंट्रीज़ दूसरे देशों पे कब्ज़ा की होती हैं, कि उनके कंट्री में इस टाइप की चीज़ों की, जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उगती हैं, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, मतलब टी हो गया, रबड़ हो गया, कॉटन हो गया, ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में उगते हैं। इन सब चीज़ों की डिमांड है। अब डिमांड है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तो इन लोगों को उगाना पड़ेगा। तो खुद यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन शुरू होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को, जहाँ मसाले वसाले सब मिल रहे हैं, उन पे कब्ज़ा कर लें। फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, और ये लोग प्लांटेशन जो है धीरे धीरे अपना डेवलप करने लगते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन उगा सके। और इस टाइप की जो डिमांड पे खेती की जाती है या इतने बड़े लेवल पे खेती की जाती है, उसको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। उद्योग से संबंधित कृषि जो होती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको समझनी होगी कि मान लीजिए कि इन लोगों ने बेसिकली अफ्रीका को अपने कब्जे के अंदर किया, और वहाँ पे ज़्यादातर स्लेव्स से, यानी दासों से काम करवाया करते थे। तो देखिए, जब ये दासों से काम करवाया करते थे और उनको बहुत ही बुरी स्थिति में रखा करते थे, जैसे उनको खाने का सही से नहीं दिया जा रहा है, ना हेल्थ वगैरह कुछ नहीं, तो उनकी जो जीवन थी ना, वो बहुत छोटी होती थी, 23, 25, 30 की उम्र में मर जाते थे, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनको कुछ सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी ना, खाना तक मिलता था। एक चीज़। दूसरी ये चीज़ थी कि यूरोप के जो अमीर वर्ग था, ये हम लोगों के देशों से या ट्रॉपिकल कंट्रीज से जो खाने का पदार्थ या ये सब चीज़ें जा रही थी, उनके लिए वो लग्जरी थी, ठीक है, वो कुछ मतलब लग्जीरियस
आइटम बन चुका था वहाँ पे, तो डिमांड तो वहाँ थी। उसके बाद वहाँ पे जो परचेसिंग कैपेसिटी थी, जैसे कि आपको पता है औद्योगिक क्रांति यूरोप में हम लोगों से पहले आ चुकी थी, उद्योग आ गए, लोग अमीर अमीर वर्ग वहाँ पे उत्पन्न होने लगा, तो उनकी जो खरीदने की क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई थी, बिकॉज उनके पास पैसा था और ट्रॉपिकल आइटम्स की नीड भी थी, चाहे चीनी हो। और बढ़ने की वजह से लोग वहाँ पे चीनी या टी, कॉफ़ी, कोकोआ, इस टाइप की चीज़ जैसे चॉकलेट बनती है, उनकी नीड बहुत बढ़ गई थी और कंजप्शन बहुत हाई लेवल पे हो रहा था। तो जब भी जिस जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी वो महंगा भी बिकेगा, और इसी वजह से इन लोगों को आइडिया आया, वहाँ के बिजनेस क्लास को, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें उगानी है, ठीक है। और लेबर की डिमांड भी बढ़ गई, बिकॉज स्लेव्स जितनी मेहनत की ज़रूरत थी, जितने काम की ज़रूरत थी, उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा भी जो चीज़ें थी कि आपको सिर्फ स्लेव उसलिए नहीं चाहिए कि वो काम करे, और भी तरीके के लोग चाहिए, जैसे कि जो उनको उनका ध्यान रखे या उनको ऑर्डर्स दे, इस टाइप की चीज़ें भी। एक टाइम आता है जब ब्रिटेन में या यूरोप में इस टाइप के ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी लोगों का भी नंबर बढ़ जाता है। वो डिमांड करते हैं कि दास प्रथा को ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू था, तो कोई भी नहीं कर सकता था कि नहीं नहीं हम तो नहीं ख़त्म करेंगे, इससे तो हमें फ़ायदा हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं। नहीं, किसी ने नहीं कहा, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाने लगा था। लेकिन एक और चीज़ थी कि अगर हम दास प्रथा ख़त्म कर देंगे तो हमारे खेतों में, या जो हमने प्लांटेशन या शुगर वगैरह का कब्ज़ा करके देशों पे लगा रखा है, उसको देखेगा कौन, उस पे काम कौन करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट हुई, और फिर भी स्लेवरी को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और जैसे स्लेवरी में क्या होता था, दास प्रथा में, कि लोग जो दास होते थे उनको बेचा और ख़रीदा भी जाता था, तो उसको 1802 में बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म किया गया, ये अगेन एक और क्वेश्चन था, ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। 1834 में स्लेवरी को ब्रिटेन ने ख़त्म कर दिया, 1848 में डच ने ख़त्म कर दिया, और 1848 में फ्रांस ने ख़त्म कर दिया, और 1863 ने डच में ख़त्म कर दिया। लेकिन स्लेवरी ख़त्म होने के बाद भी जो स्लेव्स थे उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो काम कर सके। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं 10 साल से, और सडनली कहा गया कि आप नहीं करेंगे, तो कहाँ जाएंगे आप? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी वो अपना काम किस तरीके से अपने मास्टर के अंदर कर रहे थे। तो एक और सिस्टम बनाया गया, कानून में एक लूप होल ढूंढा गया कि चलो ख़त्म तो कर दिया गया दास प्रथा, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, दासों को, जो एक्स स्लेव्स थे, जो उनके दास थे, और इनको और काम करवा लेते, तो 7 साल 8 साल उनसे 10 साल काम और करवा लिया जाता था, ठीक है। एक और चीज़ हमें देखने को मिलती थी कि इन लोगों को खेती तो करना था, लेकिन जहाँ भी ये एरिया में जाते थे वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ना वो बहुत स्प्रेड थी। मान लीजिए कि एक विलेज में गए जहाँ पे ये अपना शुगर का प्लांटेशन, मान लीजिए गन्ना का खेती शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ह्यूज लेवल पे करना है। तो ये मान के चलिए कि वो 20 लोग या 25 लोग उस पूरे खेत को नहीं काम कर सकते ना, नहीं संभाल सकते, और जनता की हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो करीब हम देखते हैं कि 1838 तक, 32 साल तक बाद जाके पूरी तरीके से ये जो दास प्रथा थी वो ख़त्म हो गई, या दासों को बेचने की प्रथा जो थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन स्लेव्स का जो सिचुएशन था वो कुछ खास चेंज तो हुआ नहीं, और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, उनको अपने जीवन शैली या अपने जीवन को जीने के लिए अपने मास्टर के पास ही जाना पड़ता था, ठीक है। और यही सिस्टम था, फिर भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब स्लेव्स आज़ाद हो जाते हैं, तो अब हम कहाँ से लेके आएँ सस्ते लेबर, जिनसे हम काम करवाएं, जी तोड़ के मेहनत करवाएं, और थोड़ा सा उनको पैसा दें और खूब हम कमाएं, ठीक है। तो कुछ तो स्लेव्स अपने मास्टर के पास चले जाते हैं, कुछ काम करने में इंटरेस्टेड, और कुछ जो फ्री हुए थे इसलिए वो डिमांड करने लगे कि भाई हमको बेटर फैसिलिटीज़ दो, ठीक है। और जो ये ब्रिटेन या यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, यहाँ से वर्कर नहीं ला सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से लेके आना, मतलब इन देशों से खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो उनको मतलब रिक्रूट करना कि कैसे हम लेके जाएंगे लेबरर को, मतलब कौन लेबर होगा कौन नहीं, ये सब करना, फिर उनको लेके जाना। और वो लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, देखिए आप नोटिस करेंगे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, चाइना, ये ठंडे थोड़े देश हैं, ठंडे यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिस तरीके से आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट गर्म होता है, तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऑप्शन क्या बचता है? भारत, ठीक है।
और जिस तरीके से आपने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में कि भारत की स्थिति पहले ही बहुत ही ख़राब होती है, यहाँ की आर्थिक स्थिति, और बहुत सारे वर्कर होते हैं जिनको काम की तलाश होती है क्योंकि गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और काम होता नहीं है भारत में। अब इंडेंचर्ड लेबर के बारे में किस तरीके से इवॉल्व हुआ, इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, स्लेवरी हट चुकी थी और चीप लेबर की तलाश हर किसी को थी, वो चाहे प्राइवेट प्लांटर हो, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट पर्सन भी खेती करवा के सामान बेच रहा हो यूरोप में, या किसी भी टाइप का। तो 25,000 इंडियंस को मॉरिशस भेजा गया, एक प्राइवेट कंपनी जो कोलकाता में थी उसके द्वारा। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी ने 25,000 को भेजा। ठीक है, तो इस बात को मतलब बात फैली होगी, तो कुछ प्लांटर्स जो वेस्ट इंडीज़ में थे, मतलब जो खेती वेती करने वाले थे, प्राइवेट ओनर्स, ज़मीन के जो खेती करवाते थे, उनको भी चाहिए थी इस तरीके के लेबर। तो वो कांटेक्ट करते हैं। आपको पता होगा कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन तो इतना तेज़ था नहीं, बहुत होगा तो लेटर वगैरह सेंड करते थे। तो इन लोगों मतलब उस टाइम पे ये सिचुएशन था कि जिन लोगों को मॉरिशस भेजा जा रहा था, तो उनको वेस्ट इंडीज़ भी भेजा जा सकता था, बिकॉज़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनको कहाँ भेजा जा रहा है, कितना लंबा रास्ता होगा, कैसा जीवन होगा। बस उनको ये था कि हमें कहीं भेज दिया जाए, बिकॉज़ ना उनका कोई रिलीजन था, ना कोई एजुकेशन था, ना कोई स्टेट था। बस उनको खाना था, सोना था और पीने का पानी चाहिए था। ठीक है, वो काम करने को तैयार थे। तो इसी की इतनी स्लो कम्युनिकेशन होने के बाद भी, इतना बेकार सिस्टम होने के बाद भी, लेबरर्स को जल्दी ही वेस्ट इंडीज़ भी भेज दिया गया डिमांड पे। ठीक है, फिर वहाँ से वेस्ट इंडीज़ के जो लेबर भेजे गए थे, वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आया था कि कुछ औरतों को भी, हिल की जो औरतें होती हैं उनको भी भेज दिया जाए वहाँ पे काम करने के लिए, 40-50% को। अगर 40-50% भी नहीं जा पा रही हैं तो एटलीस्ट 10 आदमी जा रहे हैं, 10 पुरुष जा रहे हैं, तो एक औरत उस पर जाए जो उनके लिए खाना बना सके, उनके कपड़े वपड़े धो सके। ठीक है, तो विमेन की स्थिति आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद हम पीछे का जो स्टेटमेंट है कोलकाता के फॉर्म और वेस्ट इंडीज़ में जो लेबर की डिमांड थी, उन सबसे समझ सकते हैं कि प्लांटर्स जो खेती करवा रहे थे, जो पैसा कमाने वाले वर्ग था, जो ट्रेडर था, वो कितना ज़्यादा डेस्परेट था, कितना उसके अंदर थी कि किसी तरीके से हमको चीप सस्ता लेबर मिल जाए। ठीक है, और प्राइवेट जो फॉर्म वाले थे उनको भी पैसा मिलता होगा उसके बदले, भेजने के बदले, तो वो लोग भी भेजने को तैयार थे। ह्यूमन कार्गो में, मतलब एक जिस तरीके से सामान जाता उस तरीके से आदमियों को लाद के भेज दिया जाता था, और कोई भी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। डेथ हो गई तो आपको वहीं पे फेंक दिया जाएगा। ठीक है,